डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास। उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये दो टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए इन टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल ये हमने NaCl, KCl, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। जिस सब्सटेंस को हम डिसोल्व करें किसी सॉल्वेंट के अंदर और वो डिसोशिएट या एसोसिएट हो जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl को वाटर में डिसोल्व किया तो उसके आयन बन गए। तो डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं। इनिशियली यहाँ 1 मोल है, इसमें 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। एसिटिक एसिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व कर लें लाइक बेंजीन, टोल्यूइन, तो इसमें एसोसिएशन हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, दो पार्टिकल ने कंबाइन करके एक पार्टिकल फॉर्म किया, इसको डाइमर बोलेंगे। दो ने कंबाइन करके 1 फॉर्म किया तो डाइमर, 3 ने क्या होता तो ट्राइमर। तो ये कहलाएगा एसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के अंदर या तो डिसोशिएट होगा या एसोसिएट। नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हैं। क्यों है ये? क्योंकि इनमें न तो डिसोसिएशन होगा न ही एसोसिएशन। हमने ग्लूकोज को वाटर में डाल दिया तो ग्लूकोज वाटर में डिसोल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। हमने अगर 1 मोल डिसोल्व किया तो उसमें 1 मोल पार्टिकल ही होंगे, पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आए। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे ही हमने लिखी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये दो रिलेशनशिप लिखे होंगे, ये कहीं से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें तुम देख रहे हो, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट कह दें या इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो रिलेशनशिप लिखी हमने फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अगर अपने पास सब्सटेंस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उन सभी के अंदर जो सोल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। क्या होगा इस केस में? अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अनचेंज्ड रहेगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनचेंज रहेगी तो मोलर मास भी अनचेंज रहेगा, यानी कि जो उसका एक्चुअल मास है वहीं उसका एक्सपेरिमेंटल मास आएगा, उसको बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। लेकिन अगर हम सब्सटेंस ले लें इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसा अभी बताया हमने, इलेक्ट्रोलाइट के केस में पार्टिकल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, डिपेंड करता है सोल्यूट डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ। तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने से मोलर मास डिफरेंट आ जाएगा। किससे? उसकी एक्चुअल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू से। तो उस मोलर मास को जो एक्चुअल वैल्यू से कम आए या ज्यादा आए, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। डिफाइन किया, इट इज द मोलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन एक्चुअल वैल्यू। तो हमें क्लियर हो गया, एबनॉर्मल मास ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आएगा। अब इसका रीजन, एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आया, उसके दो रीजन हैं। या तो सोल्यूट का डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। पहला केस लिया हमने डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, एक पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट होना डिसोसिएशन। अब क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल
इस केस की हम बात करें, डबल हो गए। पार्टिकल अगर डबल हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी और मोलर मास हाफ आ जाएगा। तो इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये कैलकुलेटेड मास है, एक्चुअल मास है, नॉर्मल मास है, हमने दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके निकाला। ये जो ऑब्जर्व्ड मास है ये एक्सपेरिमेंटली आया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आया है, तो ये मास कितना आएगा, एक्चुअल मास का हाफ। क्यों आई? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। तो ये कहलाएगा एबनॉर्मल मास और ये नॉर्मल या एक्चुअल। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एग्जांपल लिया हमने एसिटिक एसिड, बेंजीन के अंदर डाइमर फॉर्म करेगा। तो यहां इनिशियली अपने पास 2 पार्टिकल है, बाद में 1 पार्टिकल हो गया, तो एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिक्रीज होने से मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो गए, पार्टिकल हाफ होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई और मोलर मास डबल हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड में ये कैलकुलेट मास है, एटॉमिक मास ऐड करके 60 आएगा, लेकिन एक्चुअल मास, एक्सपेरिमेंटल मास, ऑब्जर्व जो मास आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एक्सप्रेस करने के अपने पास ये 3 वे। फर्स्ट है ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस रेशियो को हम आई कहेंगे। अब क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन टर्म्स ऑफ मास आई आ जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास और ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और थर्ड वे है ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब जैसे हम ये थर्ड अप्लाई कर रहे हैं, हमें आई कैलकुलेट करना है तो थर्ड को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन इस पे 1 नंबर के हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे NaCl है, NaCl में इनिशियली अपने पास 1 मोल है, आफ्टर डिसोसिएशन इसमें 2 मोल्स हो जाएंगे, तो आई आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 और डिवाइड बाय बिफोर है 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 2 आ जाएगा। MgCl2 केस में 3 पार्टिकल आएंगे आफ्टर डिसोसिएशन, तो आई 3 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्लियर है इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, और अगर एसोसिएशन है तो उसमें रिवर्स होगा। जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने एसिटिक एसिड, वहां अपने पास इनिशियली 2 मॉलिक्यूल थे और बाद में 1 बन गया था, तो ये डाइमर था। आफ्टर डिसोसिएशन मॉलिक्यूल है 1, बिफोर कितने हैं 2, तो आई आ गया 1/2। तो अगर कोई सोल्यूट डाइमर फॉर्म करता है तो आई की वैल्यू 1/2 आएगी। ट्राइमर बनाता है तो 3 से 1 बनेगा, तो उसमें आ जाएगा 1/3। तो अगर एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। डिसोसिएशन में आई मोर देन 1 आएगा, एसोसिएशन में आई लेस देन 1 आएगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 से डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता नहीं उसमें। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये फिनोमेना नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई क्या आएगा 1। 1 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइट आई क्या आ सकता है, मोर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, और फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई आएगा 1। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगी। सभी प्रॉपर्टीज को ऐसे लिखेंगे,
उसको I से मल्टीप्लाई करती है। तो अगर न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोलाइट पे आता है तब हमें उसी फार्मूले को लेना है, सिर्फ I से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बताया हमने अबाउट वेन टॉप फैक्टर। अब अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर कंपेयर करना हो तो उसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं हम। फ्रीजिंग पॉइंट, पहले रिलेशनशिप है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें डिक्रीज होता है। नेम है इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जितना हम सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे, जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लोअरिंग ज्यादा होगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें है एलिवेशन, इंक्रीज, इसमें नेम कुछ ऐसा है नहीं नेम के अंदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनको यूज कब करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस मान लो पूछ रखा है, ये अपने पास 3 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है 1m ग्लूकोज, एक है 1m NaCl और एक है 1m MgCl2। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 1 मोल लिया तो 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ NaCl लिया है तो अभी जैसे बताया था NaCl के 2 मोल बन जाएंगे, तो यहाँ पार्टिकल आएंगे सॉल्यूशन के अंदर 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। और क्योंकि इसमें 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल बनेंगे तो यहाँ 3 इंटू अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे इन सॉल्यूशन। तो हम जो भी वैल्यू कंपेयर करें उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम कंपेयर करें कि इनमें फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है, तो 1m ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करना हो तो ये MgCl2 के लिए हाईएस्ट होगा। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट मोलर मास, वेन टॉप फैक्टर और उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। न्यूमेरिकल्स में अपने से अगर पूछ लेते हैं परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन, तो ये 2 फार्मूले और याद रखें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया, इसका फार्मूला है I-1 डिवाइड बाई n-1। इसमें I है वेन टॉप फैक्टर और n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, जैसे NaCl में ये 2 आया था। इसी तरह से एक है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों को डिनोट अल्फा से किया है। यहां जो वैल्यू आएगी 1 माइनस I। अब यहां I-1 क्यों है, क्योंकि डिसोसिएशन में I मोर देन 1 है। यहां 1 माइनस I है क्योंकि एसोसिएशन में I लेस देन 1 है। यहां n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, n की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि डाइमर फॉर्म करते हैं। तो डाइमर है तो यहाँ n 2 हो जाएगा, ट्राइमर है तो ये 3 हो जाएगा। परसेंटेज पूछे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। तो ये कंप्लीट है अबाउट यूनिट 3।